नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम भाग्य चक्र। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। आखिर कैसे रोगों से मिलेगी मुक्ति? नवग्रह का रोगों से क्या है संबंध? ग्रह दोष कैसे होंगे खत्म? नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव कैसे होगा खत्म? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। ज्योतिष पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का आधार है, अर्थात हम ज्योतिष द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का परिणाम हमें इस जन्म में किस प्रकार प्राप्त होगा। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार कोई भी रोग पूर्व जन्मकृत कर्मों का ही फल होता है। आज हम अपने प्रोग्राम में ये जानेंगे कि आखिरकार रोगों का ग्रहों से क्या संबंध है। इसी के साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ग्रह जब घूमते हुए राशियों के अंगों से होकर गुजरता है तो वो किस तरह की परेशानियां उत्पन्न करता है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और बताइए हमारे दर्शकों को। ग्रह जब भ्रमण करते हुए आपके संवेदनशील राशियों से गुजरता है तो आपके शारीरिक पीड़ा होती है, आपके संवेदनशील अंगों को नुकसान पहुंचाते हैं ये ग्रह। नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को ध्यान में रखकर आप अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। वैदिक वाक्य भी है कि पिछले जन्म में किया हुआ पाप या बुरे कर्म आपको इस जन्म में रोग के रूप में सामने आता है, उसके भोग को भोगना पड़ता है। शास्त्र कहता है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण जायते, अर्थात पूर्व जन्म में किया हुआ पाप इस जन्म में रोग के रूप में भोगना पड़ता है। अतः आप जितने भी गलत काम कम करेंगे उतनी ही तकलीफ भविष्य में कम होगी, रोग उतने ही कम होंगे। क्योंकि यह जो सृष्टि है, जो पृथ्वी है, 5 तत्वों से बनी हुई है। अग्नि, पृथ्वी, जल, आकाश और वायु, इनकी 5 तत्वों को यह नश्वर शरीर जो है निर्मित होता है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि छिद जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचा शरीरा। यही 5 तत्व 12 राशियों का समूह है। इन्हीं में मेष, सिंह और धनु अग्नि तत्व कहे गए हैं। वृष, कन्या और मकर पृथ्वी तत्व कहे जाते हैं। मिथुन, तुला और कुंभ वायु तत्व तथा कर्क, वृश्चिक और मीन जल तत्व की राशियां हैं और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती हैं। लेकिन जब हम कुंडली देखते हैं और जन्म कुंडली में जब हम ग्रह की स्थिति का ज्ञान करते हैं और ख़ास करके जब शारीरिक संरचना, शारीरिक अंगों में उत्पन्न होने वाले रोग, उसके ऊपर होने वाले चोट, निशान, इन सब तमाम विषयों की जब हम अध्ययन करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन विशेष रूप से अनिवार्य हो जाता है। काल पुरुष कहा जाता है भगवान श्री हरि विष्णु को, जो इस संसार के रचयिता हैं, प्रथम जो कि माने जाते हैं। उनके शरीर में क्या ग्रह स्थिति है उसी को काल पुरुष की कुंडली कहा जाता है। तो काल पुरुष की कुंडली के बारे में आपको बताऊं कि काल पुरुष की कुंडली में मेष का स्थान मस्तक के रूप में, वृषभ राशि का स्थान मुख, मिथुन राशि को कंधे का भाग दिया गया है, छाती, तथा कर्क का स्थान जो है हृदय कहा गया है। क्योंकि कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा बहुत निर्मल होता है, शांत होता है, ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है, इसलिए हृदय का स्थान जो है कर्क राशि को समर्पित है। कर्क राशि उसका प्रतिनिधित्व करती है। जबकि सिंह, पेट, उदर, सिंह क्या है? सूर्य की राशि है, अग्नि की राशि है। इसलिए जो बाणाग्नि है, जो 3 तरह की अग्नि है, वह एक अग्नि जठराग्नि के रूप में पेट में रहती है, इसलिए सिंह राशि को पेट का स्थान दिया गया। कन्या का कमर, तुला का पेडू और वृश्चिक राशि का निवास स्थान आपका लिंग प्रदेश कहा जाता है। धनु राशि तथा मीन का पग तल अर्थात आपकी अंगुलियों का वास है। इसी तरह से 12 राशियों को पूरे काल पुरुष के शरीर में बांटा गया है और इन्हीं 12 भावों के नाम से भी जाना जाता है। इन भावों के द्वारा क्रमशः शरीर, धन, भाई, माता, पुत्र, ऋण, रोग, पत्नी, आयु, धर्म, कर्म, आय, व्यय, तमाम तरह के मानव जीवन के चक्र के बारे में जाना जा सकता है, बताया जा सकता है और इसी के क्रम में जीवन चलता भी रहता है। इसमें जो राशि शरीर के जिस अंग का प्रतिनिधित्व करती है उसी राशि में बैठे ग्रहों का प्रभाव उस शरीर के अंग को देखना भोगना पड़ता है और उसी के अनुसार
उस अंग में रोग उत्पन्न होते हैं। अगर शुभ ग्रह है तो कोई बीमारी नहीं, अगर कोई पापक ग्रह या क्रूर ग्रह है तो निश्चित रूप से समस्या का सामना करना पड़ता है। कुंडली में बैठे हुए ग्रहों के अनुसार ही जातक को रोग का या भोग का भोग भोगना पड़ता है। किसी भी जातक के रोग के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके 12 भावों में बैठे हुए ग्रहों का सम्यक अध्ययन करके ही बताया जा सकता है। कोई भी ग्रह जब भ्रमण करते हुए आपके उन राशियों में पहुंचता है जो आपके संवेदनशील अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, चाहे 12वां है, छठा है, 8वां, खास करके छठा भाव जो रोग का स्थान है, या दूसरा भाव, अगर यहाँ कोई पापक ग्रह पहुँचता है या कोई भी पापक ग्रह अगर ऐसी अवस्था में पहुँचता है जैसे नीच का है, मान लीजिए शनि मेष राशि में पहुंचा और मेष राशि आपके लग्न में है, तो निश्चित रूप से मुख संबंधित बीमारी, सर के संबंधित बीमारी आपको परेशान कर सकती है। पंडित जी, अगर पापक ग्रह राशियों के अनुसार होकर गुजरे, जैसे कि मेष हो, वृषभ हो, वृश्चिक हो या अन्य जो 12 राशियां हैं उसके आसपास होकर गुजरे, तो क्या कोई परेशानियां उत्पन्न करता है? कैसी परेशानियां हो सकती हैं? जी देखिए अंजलि, जो अभी आपने प्रश्न किया कि 12 राशियों में अगर कोई पापक ग्रह गोचर कर रहा है तो राशि अनुसार क्या जातक के ऊपर असर आएगा, खास करके बीमारियों को लेकर के। तो इसमें बताऊं कि हर जातक की जन्म कुंडली अलग होती है। किसी की मेष लग्न की पैदाइश है, किसी की वृश्चिक, किसी की धनु, किसी की मीन। उनके लग्नानुसार जब ग्रह स्थिति बदलेगी तब उनके ऊपर फर्क पड़ेगा। मतलब अगर राहु मान लीजिए मेष लग्न वालों के लिए अलग फल देगा, वृश्चिक लग्न वालों के लिए अलग फल देगा, हर लग्न के लिए अलग अलग फल आएगा। लेकिन अगर हम काल पुरुष की कुंडली की एक सार्वभौमिकता पे बात करें कि जो सबके लिए हो, सर्वजन की बात अगर हम करें, तो वृश्चिक लग्न की हो या धनु लग्न की हो, कुछ ग्रह कहीं नीच के कहीं उच्च के फल देते हैं। जैसे वृश्चिक राशि की बात करें या वृश्चिक लग्न की बात करें तो ऐसे लग्न वालों के लिए राहु पीड़ा कारक तब हो जाता है जब वह स्वयं लग्न में विराजमान हो जाए, या तब पीड़ा कारक हो जाता है जब वह छठे भाव में चला जाए। तो इस तरह से राहु। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। तो शनि ग्रह 12 राशियों में वैसे तो अच्छा फल करता है, लेकिन कुछ राशियों के लिए बुरा प्रभाव देता है। खास करके मेष राशि के लिए अगर मेष राशि में शनि का गोचर हो तो कहीं न कहीं बीमारी देगा ही देगा। इसके अलावा धनु और मीन राशि में भी अगर शनि गोचर करता है तो उनको कहीं न कहीं समस्या देता है, क्योंकि शनि की 7.5 का भी अध्ययन इसलिए किया जाता है कि शनि जिस राशि में होता है उस राशि पे एक राशि आगे और एक राशि पीछे, मतलब 3 राशियों को 7.5 से पीड़ित करता है। 7.5 में अक्सर कोई न कोई बीमारी चपेट में ले ही लेती है। इस प्रकार से अगर आप जन्म कुंडली देखेंगे तो खास करके सूर्य के साथ अगर पापक ग्रह शनि हो, राहु हो, इनके साथ अगर 12 राशियों की मैं बात कर रहा हूँ, 12 लग्न की बात कर रहा हूँ, अगर सूर्य राहु के साथ या शनि के साथ युत है, जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि से संबंधित अंगों में बीमारी जरूर आएगी। जैसे मान लीजिए सूर्य अगर राहु शनि के साथ है तो सूर्य जो है हड्डियों का कारक कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में। सूर्य से हड्डी स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ऐसे में हड्डियों की बीमारी होती है। इसके साथ साथ सूर्य नेत्र का कारक है, दाहिनी आंख का कारक है, ज्योति का कारक है। नेत्रों में जो ज्योति होती है वह सूर्य की वजह से है, लेकिन नेत्रों की बनावट वो शुक्र की वजह से। ये अंतर समझ लीजिए, ज्योति सूर्य प्रदान करता है और जब उसमें कोई बनावट में दिक्कत आती है तो वह शुक्र की वजह से होता है। तो ऐसे में अगर सूर्य पीड़ित है तो आँखों की, हड्डियों की और आत्मविश्वास की समस्या होती है, लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अतः इन रोगों से मुक्ति के लिए विधि विधान से राहु की, शनि की, मंगल की शांति करानी चाहिए। और अगर सूर्य पीड़ित हो, सूर्य तुला राशि का हो, तो सूर्य की भी शांति करानी चाहिए। चंद्रमा और शुक्र के साथ जब भी पापक ग्रह होते हैं, इनका संबंध बनेगा तो जल के संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती है, खास करके डायबिटीज और मूत्र विकार की बीमारी, स्नायुमंडल की बीमारी जरूर होती है। मंगल शरीर में रक्त का स्वामी कहा जाता है। यदि है पापक ग्रह है या किसी पापक ग्रह के साथ है तो निश्चित रूप से आपको ऐसी बीमारी उत्पन्न होगी जिसमें ब्लड इंक्लूड हो, मतलब रक्त विकार होता है। और भयानक से भयानक बीमारियां मंगल और शनि के कॉम्बिनेशन से होती हैं। इसलिए सबसे बुरा कॉम्बिनेशन 6ठे और 8वें और 7वें भाव में मंगल और शनि का माना जाता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि व्यक्ति का सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह कमजोर हो तो वो किस तरह की बीमारियों से पीड़ित होता है। पंडित जी बताइए, कौन कौन सी बीमारियां ऐसे जातकों को चपेट में ले लेती हैं और साथ ही क्या उपाय उस दौरान जातकों को करने चाहिए। अगर हम बीमारियों की बात कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र में, तो एक बात जान लें कि बीमारी सतयुग तक कोई बीमारी संसार में नहीं थी, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। उस समय तक कोई बीमारी, कोई रोग, कोई व्याधि नहीं थी। जब त्रेता युग का शुरुआत हुआ तो सर्वप्रथम इस धरती पे रोग उत्पन्न हुआ, ज्वर।
ज्वर उत्पन्न होता है और ज्वर के बाद धीरे धीरे अन्य प्रकार की बीमारियां जो है शुरू हो गई। तो यह कहीं न कहीं यह बताता है कि सतयुग का मतलब है सत्कर्म। सत्कर्म करने वालों को, अच्छा कर्म करने वालों को कोई बीमारी, कोई दोष, कोई रोग नहीं होता है। अब ये ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि भाई आज आपको कोई बीमारी है और आप कहें कि हमें कोई बीमारी क्यों हो गई, हमने तो कभी कुछ गलत किया ही नहीं, हमने हर प्रकार से लोगों की सहायता की, परोपकार के कर्म में लगे रहे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यह जो जीवन चल रहा है सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है। आपका संबंध पता नहीं किससे कितने जन्मों का है, क्योंकि हमारा पूरा ज्योतिष शास्त्र ऋणानुबंधन कर्म के सिद्धांत पर टिका हुआ है। ज्योतिष शास्त्र की विवेचना ही इसी सिद्धांत के आधार पर की गई। ग्रहों की स्थिति भी इसी के आधार पर बताई जाती है। ऋणानुबंधन मतलब पूर्व जन्म में आपके द्वारा किए गए कर्म, आपसे किसका क्या लेना है, क्या देना है, कितना ऋण आपके ऊपर है, क्या आपको चुकाना है, क्या आपको मिलना है, ये सब बात कहीं न कहीं जन्म कुंडली में होती है। अब हर बीमारी का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है। किसे कब क्या कष्ट होगा यह तो डॉक्टर या कोई वैद्य भी नहीं बता सकता है, बिना चेक किए, बिना जांच पड़ताल के, खास करके पहले तो नहीं ही बता सकता है। लेकिन ज्योतिषी आपको पूरी सूचना दे सकता है। अच्छा ज्योतिषी जन्म कुंडली को देख करके, ग्रह की स्थिति को देख करके 10 साल बाद होने वाली बीमारियों की भी सटीक भविष्यवाणी कर सकता है, अगर आपकी जन्म कुंडली ठीक है। क्या व्याधि आपको होगी, क्या आपको शीघ्रता से प्रभावित करेगी ग्रह स्थिति, ये तमाम बातें आपको एक अच्छा ज्योतिषी जन्म कुंडली को देख करके बता सकता है। तो सबसे पहले बात नवग्रहों के राजा सूर्य ग्रह की करते हैं। सूर्य के बारे में कहा जाता है कि सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य आपके हड्डियों का कारक है, सूर्य आपके नेत्र की ज्योति का कारक है। तो सूर्य के बारे में जान लीजिए कि अगर सूर्य आपका बलवान है तो आपकी आत्मा बलवान होगी। आपके शरीर में छोटी मोटी बाधियों पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सूर्य अगर मजबूत है तो सारी चीज़ें अच्छा हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो प्रथम तो आपके बाल झड़ने लगेंगे, सर में दर्द की शिकायत होगी, और आपको किसी भी तरह की दवा ऐसे में तब तक लाभ नहीं देती है जब तक आपको सूर्य की शांति न करा लें। क्योंकि सूर्य तभी ठीक होता है जब व्यक्ति सूर्य की पूजा करता है, हमेशा सूर्य के अनुसार चलता है। सूर्य के अनुसार चलने का मतलब होता है कि सूर्योदय के साथ उठे और सूर्यास्त के बाद जो है आराम करे। इसका मतलब है कि सूर्य आपके अनुकूल होगा जब आप सूर्य के साथ आचरण करेंगे। तो ऐसे में अगर सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, तुला राशि का है, राहु के साथ बैठा हुआ है, शनि के साथ युक्त है, तो ऐसे में सूर्य संबंधित बीमारियां होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में सूर्य की शांति करें, सूर्योदय के बाद न सोएं, सूर्य को अर्घ देते रहें तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र के बारे में कहा जाता है चंद्रमा मनसो जाता। चंद्रमा मन का कारक है और लोगों की संवेदनशीलता को प्रभावित करता है, और यह संवेदनशीलता का अधिष्ठाता ग्रह आपकी भावना का कारक है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो निश्चित रूप से आपका मन कमजोर है। अगर आपका जन्म कृष्ण पक्ष की रात में हुआ है अष्टमी के बाद, तो ऐसे लोग काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी जो है बार बार अपने मूड को बदलते रहते हैं। तो ऐसे में अपने मन को स्थिर बनाए रखने के लिए, अपने मन को नियत रखने के लिए आपको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। क्योंकि अगर चंद्रमा आपका ठीक नहीं है तो आप दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, आप में सहन शक्ति कम होगी, हर चीज़ पे ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे। इसके बाद आपको सर्दी जुकाम की समस्या, खांसी, कफ, क्योंकि कफ का पित्त का कारक है चंद्रमा, खास करके कफ जो प्रकृति है वह चंद्रमा की प्रकृति कही जाती है। अगर चंद्रमा से प्रभावित कुंडली है तो ऐसे लोग बचपन में कफ से जरूर पीड़ित होंगे। तो ऐसे में आप ये उपाय करें कि हमेशा चंद्रमा को जब भी पूर्णिमा, अष्टमी, दशमी, जब शुक्ल पक्ष की तिथियां चलें तो ऐसे में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। खास करके पूर्णिमा तिथि को तो निश्चित रूप से चंद्रमा को अर्घ्य दूध से देना चाहिए। इसके अलावा आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, तब आप चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले संक्रामक बीमारियों से बच। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह अगर कमजोर हो तो जातकों को क्या परेशानियां आ सकती हैं, कौन सी बीमारियां उनको हो सकती हैं। पंडित जी से जानते हैं कि बुध, गुरु और शुक्र ग्रह कमजोर हो तो वो किस बीमारी से पीड़ित होता है। पंडित जी ऐसे जातकों के बारे में भी बता दीजिए। जी, अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध कहीं न कहीं हमारे शरीर में एलर्जी की बीमारी उत्पन्न करता है, स्किन की बीमारी उत्पन्न करता है। इसके साथ साथ बुध अगर सूर्य के साथ युक्त हो जाए तो रक्तचाप की बीमारी आगे चल के हार्ट अटैक में परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे में बुध को विशेष रूप से ध्यान देते हुए आपको हमेशा अनुलोम विलोम प्राणायाम
और अपने कोलेस्ट्रॉल को नियमित रूप से जांच करते रहना चाहिए अगर सूर्य के साथ युक्त है। इसके अलावा बुधवार के दिन हरी मूंग का दान करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर सूर्य बुध के साथ छठे भाव में हो, क्योंकि बुध सहचर्य का फल देता है। जब सूर्य छठे जाता है तो हृदय संबंधित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हार्ट के ब्लॉकेज होते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। वैसे तो देवगुरु बृहस्पति को जीवन का देवता कहा गया है, जीव कहा जाता है संस्कृत में बृहस्पति को, जो जीवन कारक हैं। लेकिन बृहस्पति अगर खराब हो जाए, बृहस्पति मकर राशि के हो जाएं, छठे बैठ जाएं या गोचरवश घूमते हुए आपके अष्टम भाव में आ जाएं, तो निश्चित रूप से मोटापे की बीमारी और मोटापे से उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। इसमें फैटी लीवर आता है, लीवर से लीरोसिस की बीमारी आती है, छोटी आंत की बीमारी आती है, बार बार शरीर में अधिक पसीना आने की बीमारी आती है। कुल मिलाकर के जो मोटापे से संबंधित बीमारी है, मैदा के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति हैं। मेद बढ़ जाता है, मेद कहते हैं चर्बी को, शरीर में फैट अधिक बढ़ जाता है देवगुरु बृहस्पति के दूषित या पीड़ित होने पे। और अगर कहीं राहु बृहस्पति की युति है पंचम भाव में, इसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। वैसे कहीं है 12वें भाव में, 9वें भाव में, तो ऐसे लोगों को हमेशा जब मार्केज की दशा आती है, कोई मारक ग्रह शुरू होता है, उनकी दशा शुरू होती है, तो ऐसे लोगों को अचानक से कोई ऐसी बीमारी होती है जिनके लिए उन्हें पूरी जिंदगी संघर्ष करना पड़ता है उस बीमारी को ठीक करने के लिए। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु गुरु की युति है तो आप यकीन जानिए आप सावधान हो जाइए, क्योंकि यह दशा आपके लिए ठीक नहीं होगी। जब भी आपका मार्केज शुरू होगा तो ऐसी कोई बीमारी उत्पन्न होगी जो ना आपको जीने देगी ना ठीक से रहने देगी, मतलब आप जिंदगी भर दवा करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमेशा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, हमेशा अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए, कुछ दान पुण्य गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। खास करके श्री हरि विष्णु की उपासना और नारायण कवच का पाठ आपके लिए श्रेष्ठ होगा, क्योंकि नारायण देवगुरु बृहस्पति के आराध्य हैं। अगर आप नारायण कवच का पाठ करते हैं तो रोगों से रक्षा करेंगे नारायण आपकी। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र शरीर में सौंदर्य का कारक है, आनंद का कारक है, प्रेम का कारक है, श्रृंगार का कारक है, सुंदरता का कारक है। कुल मिलाकर के जितनी विलासिता की वस्तुएं हैं, विलासिता के कार्य हैं, सब शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और शुक्र को शरीर में शुक्र नेत्रं तथा, शुक्र मतलब संसार में जितने भी सुंदर वस्तुएं हैं जो श्रृंगार के अंतर्गत आती हैं, वो सब शुक्र के प्रतिनिधित्व में आती हैं। इसमें शुक्र नेत्र के बनावट, जो आपकी नेत्र की संरचना है, उसका कारक है शुक्र। तो ऐसे में अगर शुक्र पीड़ित हो जाता है तो आंखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, आँखों के साथ साथ आँखों की रेटिना की बीमारी हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो है ऐसे लोगों में अगर पुरुषों में शुक्र खराब होता है तो उन्हें दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता है, तमाम तरह के मूत्रोजनन बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, यूरिन इन्फेक्शन से पीड़ित होना पड़ता है। और ऐसे लोगों को खास करके बार बार किसी न किसी कलंक बदनामी का भी सामना करना पड़ता है, खास करके जब शुक्र राहु की एक साथ युति छठे भाव में हो। तो ऐसी स्थिति में आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। देवी की उपासना के साथ साथ शुक्रवार के दिन 12 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें कुछ न कुछ आपको खाने पीने की वस्तुएं दान करते रहना चाहिए। और हमेशा शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी, माता दुर्गा या दुर्गा के किसी भी स्वरूप का पूजन यजन करना चाहिए। खास करके देवी कवच का पाठ करना नित्य आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है। अगर शुक्र आपका पीड़ित है, शुक्र से कोई बीमारी उत्पन्न हुई है, शुक्र की दशा चल रही है, खास करके जब कोई ऐसी बीमारी है जो शुक्र की दशा में उत्पन्न हुई है, तो आप भौमा अश्विनी के दिन देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें। मंगलवार के दिन जब अश्विनी नक्षत्र आए तब देवी अथर्वशीर्ष का अगर आप पाठ करते हैं तो कठिन से कठिन बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि महादेवी सन्निधौ जपत्वा स महामृत्यु तरति स महामृत्यु तरति। तो यह बात हो गई शुक्र ग्रह की। अगर शुक्र की दशा चल रही है और आप कोई बीमारी परेशान कर रही है तो देवी अथर्वशीर्ष का पाठ करें, खास करके भौमा अश्विनी के दिन, तो निश्चित रूप से आप रोग मुक्त होंगे। चलिए बात शनि, राहु और केतु ग्रह की कर लेते हैं। ऐसे ग्रह अगर कमजोर हो तो वो लोगों पर किस तरह की बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं, पंडित जी बताइए। और साथ ही ऐसे लोग बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय करें ताकि उनको परेशानी उनके जीवन में ना हो सके। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि को शरीर में पैरों का स्थान दिया गया है। हमारे जो पैर का हिस्सा है, खास करके पीठ का हिस्सा, पीछे का हिस्सा जो है वो शनि ग्रह के अंतर्गत आता है। तो ऐसे में जिन लोगों का शनि ग्रह पीड़ित होता है उन्हें दो बीमारियां प्रायः होती हैं, एक पीठ के दर्द
कमर के दर्द, सर्वाइकल की बीमारी, क्योंकि स्नायु तंत्रों का नियंत्रण है शनि के पास। ऐसे में शनि अगर आपका खराब है तो इन बीमारियों से पीड़ा प्राप्त करना आपके लिए स्वाभाविक सी बात है। शनि अगर पीड़ित है तो ये बीमारियां जरूर होंगी, खास करके पीठ की बीमारी, पीठ में घाव होना, पक्षाघात होना, कमर में दर्द, साटिका की बीमारी, स्नायु तंत्रों की कमजोरी या चक्कर आना, शरीर कमजोर होना, ये तमाम बीमारियां शनि ग्रह के अंतर्गत आती हैं। शनि अगर पीड़ित है तो ये बीमारियां आपको होंगी। तो ऐसे में शनिवार के दिन काला तिल, सरसों का तेल, लोहे से बनी कोई वस्तु आप जरूर दान करें। शनि को प्रसन्न करने के लिए ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें और शनिवार के दिन शमी की संध्या से आहुति दें। शनि की विधि विधान से शांति करें तो निश्चित रूप से इन रोगों से मुक्ति मिलेगी। शनि अगर बृहस्पति के साथ जाता है तो पेट में गंभीर बीमारी उत्पन्न करता है। न्यूरोसिस जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, बृहस्पति तभी देता है जब बृहस्पति शनि के साथ युक्त होता है, तभी लीवर कैंसर या लीवर से जो गंभीर बीमारियां होती हैं तभी उत्पन्न होती हैं। बृहस्पति अकेले कभी ऐसा गंभीर बीमारी नहीं देता है। जब शनि या राहु से युक्त होता है तभी प्रदान करता है। राहु के उपाय के लिए महामृत्युंजय करना चाहिए। मृत्युंजय की कृपा से राहु जनित सभी उपद्रव शांत होते हैं। केतु ग्रह की बात करें तो केतु के पैर तो हैं लेकिन सर नहीं है, मतलब हमेशा उसको चलने के लिए किसी न किसी की सहारे की जरूरत है। वह चल सकता है लेकिन उसको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में केतु अगर लग्नस्थ है, छठे हैं, तो ऐसे लोग माइग्रेन से पीड़ित होते हैं। सिरोविकार हमेशा बना रहता है। खास करके केतु अगर वृषभ राशि में हो तो मैंने ऐसा देखा है कि ऐसे लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती ही होती है। साथ में वृद्धावस्था में जाकर के अल्जाइमर की बीमारी होती है। केतु अगर छठे, आठवें, 12वें है, खास करके केतु की दशा अगर आती है। इसके अलावा केतु से पीड़ित लोगों को बार बार एक ही बात बार बार बोलने की बीमारी होती है। जैसे एक बात अगर वो शुरू कर दिए तो चुप नहीं होते हैं, बार बार वही बात आपको घूम फिर के कहेंगे, आपको इरिटेट करेंगे। मतलब मानसिक रोगी जो है केतु से पीड़ित व्यक्ति होता है। अपनी बातों को न स्पष्ट कर पाता है न लोगों को समझा पाता है। कभी कभी केतु की पीड़ित होने पे, द्वितीय भाव में स्थित होने पे लोग स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज़ फंसती है, बातों में स्पष्टता नहीं होती है। इसलिए केतु से प्रभावित लोग कभी न कभी जीवन में ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि जब वो अपनी बात न लोगों को समझा पाते हैं न कह पाते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग हमेशा भ्रम में रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। केतु से उत्पन्न होने वाली बीमारियां, दो तरह की बीमारियां बहुत अधिक होती हैं। एक मानसिक बीमारी और दूसरा ऐसे लोगों को हमेशा दूसरों पे शंका बनी रहती है, मतलब एक किसी का विश्वास नहीं कर पाते हैं और हमेशा अविश्वास के चलते अपनी बातें कहते नहीं हैं और डरते रहते हैं। एक अनचाहा सा भय इनके मन में व्याप्त रहता है। केतु से पीड़ित व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने में अक्षम होता है। ऐसे में केतु की शांति करें, भगवान शिव की उपासना करें, कार्तिकेय का पूजन करें, निश्चित रूप से केतु से संबंधित समस्या दूर होगी। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको नवग्रहों से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और साथ ही ये भी बताया कि अगर बीमारियां आपको ऐसी चपेट में ले रही हैं तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। आगे के एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।